नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपकी अपने YouTube RL गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम 12th क्लास के सिलेबस के बारे में लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड का जो 2023-24 का जो सिलेबस है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आज आपको बताएंगे किस तरह से हमारे लिए पढ़ना है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, किस तरह से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छे ढंग से एक सीक्वेंस के रूप में। तो जो हम सिलेबस यहाँ पर कवर कराएंगे वो सभी आपका NCERT बेस्ड होगा, ठीक है। बायोलॉजी का सिलेबस यूपी बोर्ड का हम यहाँ पर कवर कराएंगे। जो हमारा सेशन है ये 2023 और 24 के लिए जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो हमारा सिलेबस तैयार किया गया है उसी सिलेबस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी, टोटल यूनिट होती हैं, टोटल यूनिट आपको पढ़नी होती है 5 यूनिट। टोटल यूनिट जो होती है हमारी 5, ठीक है। इसमें हम देखते हैं किस तरह से हमारी यूनिट्स हैं। तो सबसे पहली यूनिट है हमारी जनन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन किस प्रकार से कोई करता है इसके बारे में देखेंगे। अब इसमें पहला चैप्टर हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आता है हमारा मानव जनन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि मनुष्य के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, कौन से ऑर्गन्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि रिप्रोडक्शन के करते समय जो हमारी हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमारे लिए अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए और उससे किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, बच सकते हैं और बीमार ना हो, उस चीज़ के बारे में। और इसी से रिलेटेड, यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी बॉडी में जो डिजीज़ फैलती हैं, जो बीमारियां फैलती हैं, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। अब आती है हमारी बच्चों सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट है आनुवंशिकी तथा विकास, यानी कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आनुवंशिकी क्या होती है, हमारे जो वंश होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अगर किसी भी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं तो हमारी वो आनुवंशिक चीज़ होती है और उसमें जो होने वाला चेंजेज है, जो होने वाला विकास है वो कहलाता है विकास। तो आनुवंशिकी तथा विकास के बारे में इस यूनिट्स के अंदर हम पढ़ेंगे। इसमें टोटल हमारे 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है, यानी कि 4th नंबर जो चैप्टर अब हमारा आएगा, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, यानी कि जो वंशागति है, वंश की गति हो रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसमें वो किस प्रकार से हो रही है और उसके विविधता, यानी कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके दादा जो हैं वो किस तरह के हैं और आपके डैडी में दादा से कुछ चेंजेज आए होंगे और डैडी से आपके अंदर भी कुछ चेंज आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो चेंजेज हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आपके अंदर, ये किस प्रकार से हुए हैं, किस सीक्वेंस में हुए हैं, इस सीक्वेंस के बारे में समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक थे, जिसमें सबसे मेन जो रोल है हमारा मेंडल का है। तो मेंडल ने कुछ वंशागति के और विविधता के सिद्धांत भी दिए थे, इनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। अब आता है वंशागति के आणविक आधार, यानी कि जो वंशागति होती है, इनहेरिटेंस होता है, हमारी जो वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो उनके आणविक यानी कि आधार क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होते हैं, यानी कि उनका बेस क्या होता है, एक छोटी से छोटी बात क्या होती है, कहाँ से ये इनकी हमारी बॉडी में स्टार्टिंग होती है, उन चीज़ों को समझते हैं हम। इसमें हमें DNA RNA वगैरह पढ़ना होगा, उनकी सीक्वेंस क्या होती है। और ये हमारे, आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम की संख्या हमारे अंदर भी वही है, हमारे डैडी के अंदर भी वही है, उनके डैडी के अंदर भी वही है और हमारे बच्चों के अंदर भी वही होगी। तो ये मेंटेन कैसे की जाती है, ठीक है, ये क्या हमारे यहाँ पर प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर जिनके द्वारा इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है नेक्स्ट चैप्टर हमारा विकास, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में क्या होता है, यानी कि आपकी बॉडी में आपकी देखते हैं आपकी मोहल्ले, कॉलोनी, बस्ती में कहते नहीं है किसी भी नेता ने विकास कितना कराया है, देखिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या विकास हुए हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। आपने देखा होगा जिराफ का, यानी कि डार्विन के जो सिद्धांत थे उसमें सबसे पहले जिराफ के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो आपने देखा कि जिराफ की पहले गर्दन छोटी होती थी, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये कैसे बढ़ी, कैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ, कैसे एवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
उसके बाद में बच्चों हमारी आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट है हमारी मानव कल्याण में जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारे मानव के कल्याण में बायोलॉजी का क्या रोल रहता है, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला चैप्टर है हमारा, यानी कि 7वां नंबर जो चैप्टर आएगा अब हमारा मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यानी कि जो मनुष्य होता है उसका हेल्थ कैसी होती है और उससे संबंधित रोग कौन कौन से हमारी बॉडी में होते हैं। तो मानव स्वास्थ्य से संबंधित बातें हम इसमें बताएंगे और उनसे होने वाले जो रोग हैं वो कैसे होते हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। और उनकी लाइफ प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से हम जो बातें हैं, जो रोगों के बारे में जानकारियां हैं, उनके जीवन चक्र हैं, उनसे बचाव हैं, उनसे निदान हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी, हमारे समाज, मानव के कल्याण में, यानी कि हम लोगों के कल्याण में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम बात करें हमारे मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव रोल कैसे प्ले करते हैं, आप सुबह ही उठ के जलेबियाँ खाते हैं, कभी कभी आपको बहुत सारे लोगों को पसंद भी होंगी जलेबियाँ। आप दही से जलेबी खाते हैं, दही भी आपको पसंद होगा, खाना भी खाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो चावल होते हैं, पीले चावल जिन्हें हम खिचड़ी बोलते हैं, वो भी आप दही से खाते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं, ठीक है, मेरे भी फेवरेट हैं वो। तो चलिए ये बात कोई नहीं। तो मानव कल्याण में हमारा सूक्ष्म जीव क्या होता है, किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा दही होता है, दूध से दही बनता है। दही कैसे बनता है, कोई मशीन आती है क्या दही बनाने की? नहीं आती है। आप देखते हैं कभी कभी नॉर्मली अगर हम दूध को गर्म ना करें तो कुछ समय बाद वो खराब हो जाता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होता है ये कन्वर्ट? तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लैक्टोबैसिलस कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे दूध से दही को बनाने में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा खमीर उठता है, शराब बनती है, ठीक है, बेवरेज बनते हैं, यानी कि बियर वगैरह है, शराब है, रम है, विस्की है, ब्रांडी है। ये सब कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, किन जीवों के द्वारा तैयार होते हैं, किन सूक्ष्म जीवों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, दही कैसे बनता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम, ब्रेड कैसे बनते हैं। ब्रेड आपने देखा है कि घर पे आटे से बनाना जरा ब्रेड, आपके फूलेंगे ही नहीं, लेकिन आप देखते हैं ब्रेड लेके आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, स्पंजी होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये सब कमाल है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि मानव कल्याण में हमारे सूक्ष्म जीव किस तरह से रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में जो है हमारा नेक्स्ट यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी के अंदर जो हमारी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, जो प्रौद्योगिकियाँ यूज हो रही हैं, मशीनरी यूज हो रही हैं, तो वो किस प्रकार से हो रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य करने के लिए पहले बहुत अधिक समय लगता था, लेकिन अब कुछ मशीनों का यूज करके हम किसी वर्क को बहुत कम समय में ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आप देखते थे पहले किसी को कोई भी बात पहुंचानी होती थी, आपको पत्र के द्वारा भेजना पड़ता था, उसके बाद टेलीफोन चले, ठीक है, वो भी ख़त्म हो गए। आज के टाइम पर मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है, आप देख भी सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू और बात भी कर सकते हैं ऑडियो के थ्रू। तो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इसी प्रकार से बायोलॉजी के अंतर्गत जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ब्लड वगैरह चेक करने के लिए, मेडिसिन के तरीके हैं, मेडिसिन बनाने की प्रोसेस हैं, इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे। तो 9th चैप्टर है हमारा जैव प्रौद्योगिकी की सिद्धांत और प्रक्रम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है किस सिद्धांत पर कार्य करती है और उसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही हैं हमारी आजकल और वो किस प्रकार से हमारा वर्क करती हैं। अब उसके बाद में आता है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके उपयोग कहाँ कहाँ है, किस किन फील्डों में हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज करते हैं और किस तरह से वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में लास्ट यूनिट आती है हमारी 5th यूनिट पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम आपने देखा होगा पारितंत्र होता है, यानी कि हमारे चारों ओर वातावरण जो होता है, हमारे चारों ओर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? इकोसिस्टम के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं इसमें 11th नंबर हमारा चैप्टर है जीव एवं समष्टियाँ। तो जीव क्या होते हैं, आपको हमने बताया था लास्ट वीडियो में, जीव क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो सभी, यानी कि जिनमें जान होती है, जो लिविंग होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और उनकी जो संख्या है, यानी कि किसी भी समष्टि की एक बहुत बड़ी मात्रा, वो क्या कहलाती है? एक समष्टि कहलाती है, यानी कि किसी भी जीव की काफ़ी मात्रा जो हो जाती है, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं,
तो वो क्या कहलाती है, हमारी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं जनसंख्या। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उनके बीच में क्या क्या संबंध होते हैं, किस प्रकार से ये रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से वेरिएशंस कौन कौन से आते हैं इनमें, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पारितंत्र यानी कि हमारे चारों ओर जो तंत्र पाए जा रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं हमारे सिस्टम, ठीक है, यानी कि आप देखते हैं एनवायरनमेंट वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे पौधे ले लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह की जो साइकिल चल रही है, यानी कि सभी जीव हमारे पृथ्वी पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सभी में क्या है, एक तरह से संबंध स्थापित करते हैं। तो पारितंत्र के बारे में जैसे आप देखते हैं, एक तालाब के अंदर मछलियां वगैरह होती हैं, और भी पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, जल वगैरह भी होता है, तो किस तरह से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि लास्ट चैप्टर हमारा 13 जैव विविधता, यानी कि जीवों के अंदर होने वाली विविधता, ठीक है, बायोलॉजी में होने वाली डाइवर्सिटी यानी कि चेंजेज जो होते हैं, हम जैव विविधता के अंतर्गत पढ़ते हैं, और उनको संरक्षण यानी कि उसको बचाकर कैसे रख सकते हैं। आपने देखा होगा वनों की कटाई हो रही है, तो हमारी पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं कि पॉल्यूशन कम बढ़े और हमारा भी काम चल जाए। तो इस तरह से यानी कि जीवों के अंदर होने वाली विविधता और उनसे बचाव के तरीके जो हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं, और अगले लेक्चर में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, यानी कि फर्स्ट टॉपिक पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन हम स्टार्ट करेंगे, और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी तरह से आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।